हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिनेश यादव है। और जो हम चला रहे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, वो हमारा अध्याय चल रहा था मानव जनन। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हम कल छोड़ के गए थे वही टॉपिक। तो क्या होता वो था आर्तव चक्र। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो आप देख सकते हो 2 क्लास हो चुकी है। और आपको मेरा वीडियो बनाना अच्छा लगता है और आपको पढ़ाई में मदद मिलती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम देखते हैं आर्तव चक्र क्या होता है। मादा प्राइमेटों यानी बंदर, कपि एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहौरी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रोजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रोजोदर्शन मेनॉर्क कहते हैं। ये जो होता है वो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी यानी प्राइमेट्स, जो कि हम जैसे कि मनुष्य होते हैं, बंदर होते हैं, कपि, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें मासिक माहौरी होती है, मतलब कि 1 महीने में जो होता है उसे रोजोधर्म भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं, ठीक है, रोजोदर्शन कहते हैं। तो ये यौनारंभ शुरू होता है, यानी कि ये कुछ 12 से 14 साल से लड़कियों में बताया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रोजा धर्म से दूसरे रोजा धर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। जो बीच का पार्ट, बीच की जो क्या बोलना चाहिए कि बीच का जो समय है उसी को कहते हैं आर्तव चक्र, ठीक है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। जो हम अंडोत्सर्ग को पहले पढ़े थे वही वाला है, ठीक है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्रों में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है। कहाँ से? जबकि इस रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कि ये वाला चित्र है उसमें दी हुई है। सबसे पहले हमको बताया गया है कि जो सबसे पहले कहाँ से होता है शुरू, तो ऋतुस्राव रोजोधर्म यहाँ से होता है, ठीक है। मासिक चक्र, माहौरी। देखिए, आगे दिया हुआ है यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। जो रक्तस्राव है वो कितने दिन तक रहता है? 3 से 5 दिन तक जारी रहता है गर्भाशय से। इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों को नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है, जो कि ब्लड निकलता है और योनि से बाहर निकलता है। रोजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। मतलब अगर निषेचन नहीं हुआ हो तभी क्या होगा, ये ब्लड निकलेगा, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? रोजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। अगर रोजोधर्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा? गर्भधारण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि महिलाएं गर्भवती हो जाएगी। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ देरी हो रही है तो तनाव हो सकता है या फिर जो अपन बीमार इंसान भी हो सकता है, ठीक है। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरत भवन प्रोलिफेरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, एलएच एवं एफएसएच का स्राव धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। एलएच तथा एफएसएच दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन यानी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान एलएच का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलएच सर्ज। यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन हो जाता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसीलिए इस समय रोजोधर्म नहीं होता है।
जब निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड में ह्रास होता है और यह अंत स्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रोजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहुरी पुनः हो जाती है, पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति या मीनोपोज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। हम जितना भी पढ़े, जो आर्तव चक्र था वो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये चित्र एल.एस. सर्जे ये क्या क्या है आप देख सकते हो। इसमें जो हम पढ़े वही चीज हुए थे, जो 4 भागों में बटा गया है। ठीक है, ये जो ऋतुस्राव है, क्या क्या दिया हुआ, 4 कौन से, ऋतुस्राव, रजोधर्म और पुटकीय प्रावस्था, प्रचुरत भवन प्रावस्था, फिर श्रावी प्रावस्था, फिर अगले चक्र का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इसके आगे क्या दिया है, निषेचन एवं अंतरोपण। क्या देते हैं, निषेचन एवं अंतरोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली की तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र तक पहुँचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है। यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। यही कारण है कि जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुँच पाती। मतलब कि लोग कहते हैं कि जो संभोग होता है, संभोग करते हैं तो उसी समय जो अंडाणु और शुक्राणु अगर एक समय पे तुम्बिका क्षेत्र में नहीं मिले तो निषेचन नहीं होगा। इसीलिए हर जो संभोग किया जाता है, संभोग क्रिया में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो निषेचन होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है, एक अंडाणु और शुक्राणु का साथ में मिलना। फिर निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलिसिडा स्तर के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है, तो जनु पेलिसिडा को ही मतलब भेदता भी है उसको। ठीक है, और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। याद रख लेना, एक अंडाणु को कितने शुक्राणु निषेचित करते हैं, तो सिर्फ एक ही अंडाणु निषेचित करता है। ये याद रख लेना क्योंकि ये आता है। अग्रपिंडक का स्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिकीय द्रव्य साइटोप्लाज्मा द्वारा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसु या oocyte बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो एक युग्मनज में कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र, क्योंकि वो द्विगुणित है। ठीक है, अगुणित में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 23 गुणसूत्र। अब हम देख सकते हैं कि ये इसमें ये शुक्राणु आ रहा है, इसको भेद रहा है ये जनु पेलिसिडा है और ये अंडाणु है। ठीक है, इसमें शुक्राणु आके भेद रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अगले पैराग्राफ में कि कब लड़की होगी और कब लड़का होगा। अब निषेचन हो गया तो लड़का कब होगा, लड़की कब होगी, ये ध्यान देना है हमें। फिर दिया हुआ है, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में X गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़के के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अगले अध्याय में सीखेंगे।
जो कि आने वाला, ठीक है। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है हमारे समाज में, अपने जो समाज में है, भारतीय समाज में, वो कहा जाता है कि महिलाओं को दोष दिया जाता है कि ये लड़का ये हो रहा है या लड़कियाँ ये हो रही है, लेकिन ये एक पुरुष में हो सकता है, ठीक है, माताओं में नहीं होता। अब ध्यान रखना आगे से, आप साइंस के स्टूडेंट, तो आप तो अगर ये भ्रांतियाँ है तो आप सीख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्तमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ठीक है। कहाँ से, अब ये देखिए, अब यहाँ से निषेचन हो गया, यहाँ पे निषेचन होगा, ये रहा निषेचन, आप देख सकते हो। इसके बाद ये गर्भाशय की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत सारी अवस्था इसमें ABCDEFG करके दिए हुए हैं, एच तक वो हम पढ़ने वाले हैं। और तब यह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तूतक मोरूला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तोतक या मोरूला कहा जाता है। तोतक या फिर क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर समूह जो कोशिकोरकों से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। अब पोषकोरक स्तर गर्भाशय अंतःस्तर से संलग्न हो जाता है और अंतः कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी को आवृत कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में अंतःस्थापित एम्बेडेड हो जाती है। इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। मतलब जो हमारी माता होगी क्या होगी? गर्भ धारण कर लेगी, ठीक है। इसमें चित्र दिया हुआ है अलग अलग ABCD में क्या कहेंगे, तो यही चित्र में हम तूतक पढ़े थे, मोरूला पढ़े थे, तो इसको भी हम आप देख सकते हो। फिर आगे दिया हुआ है सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। क्या दिया है? सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिन्हें जरायु अंकुरक कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से अवच्छित, मात्र रक्त क्या है? मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंगुला अंतरांगुलीयुक्त इंटरडिजिएटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण गर्भ और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ये अपरा होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपरा का काम क्या होता है? जैसे कि हमारे मतलब माता से ऑक्सीजन, जो भ्रूण होता है उसे ऑक्सीजन भी देता है, फिर बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, बहुत सारे मलमूत्र हो गए, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। यह अपरा रसांकुर है, गर्भाशय है, पित्तकोशक है, भ्रूण है ये वाला, वाहिनियों सहित नाभिकीय रज्जु, ठीक है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित एक्सक्रिएटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कार्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और उन अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG और मानव अपरा लेक्टेजोन ह्यूमनल प्लेसेंटल लेक्टेजोन LHPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है, ठीक है। ये कौन से हार्मोन है? तो ये वाले जो है वो कौन से है? तो वो क्या है? अंतःस्रावी अपरा क्या हार्मोन है? वो कौन कौन है? मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन, ये वाले 4 हार्मोन है, बहुत ही ज़्यादा याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो नीट में आते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही
उत्पादित होते हैं वो कौन कौन है? तो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ केवल गर्भता की स्थिति में ही देखा जाता है, किसमें? तो मादा में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि ब्लड चेकअप करके ही बता देते हैं कोई कोई कि माता प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो वो ऐसे ही बताता है क्योंकि ये हार्मोन जो है वो रक्त में बढ़ जाता है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपचारिक क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता के बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। फिर हम आगे देखते हैं। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंदर त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभाजित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंदर त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जनन स्तर मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम कोशिका स्टेम सेल्स कहते हैं समाहित रहती है, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। कौन सी? ये 3 स्तर दी हुई है, बाह्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा तो पहले बन जाती है, बाद में मध्य जनन स्तर बनती है, मेसोडर्म बन जाता है, मेसोडर्म से सारे अंग और ऊतक बनते हैं। फिर दिया हुआ है सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो 9 महीने तक माता की कोख में पेट में रहता है बच्चा, तो वो गर्भ धारण करते हैं। तो वो 9 महीने में हम मतलब अपनी माता की कोख में जो बच्चा रहता है वो कैसे कैसे मतलब ग्रो करता है, मतलब बड़ा होता है, कब क्या बनता है वो देखते हैं। यह है मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीने की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित हो जाता है। मतलब जो बच्चा होता है उसके क्या होता है, भ्रूण का हृदय निर्मित कितने महीने? 1 महीने में। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाती है। कौन से? दूसरे माह के अंत तक। 12वें सप्ताह यानी कि पहली 3 महीने मतलब 3 महीने के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना सामान्यतः देखा जाता है। लगभग 24वें हफ्ते के अंत तक यानी कि दूसरी तिमाही यानी 6 महीने के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें और क्या होता है, आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती है और बोर्नियाँ बन जाती है। गर्भावस्था के 9 महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रसव, मतलब प्रसव एवं दुग्धस्रवण, मतलब कि जो प्रसव यानी कि जन्म कैसे होता है, ठीक है, हमारे भ्रूण का जन्म कैसे हो रहा है। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गर्भधारण होता है उसमें जन्म होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं 9.5 महीने, ठीक है। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्चुरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी न्यूरो इंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्व विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के मोल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण, प्रतिवर्त, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकालने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रवण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपित प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव उत्पन्न हो जाता है, संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है, तो कौन सा देता है, ठीक है, वो कमेंट करके बताना है आपको। फिर देखिए, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण लैक्टेशन कहा जाता है, कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है।
दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये भी याद रखना कि जो पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रम, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षा एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने के लिए सलाह डॉक्टर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बाहरी चीज़ें नहीं खिलाना, सिर्फ क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, फिर यहीं तक था और आज का जो अध्याय मानव जनन वो पूरा समाप्त होता है। आप लोग सारांश पढ़ लेना, क्योंकि सारांश पढ़ोगे तो इसमें सारांश में बहुत सी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़े और मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसमें होती है, इसलिए आप सारांश पढ़िए और नीचे के प्रश्न हैं वो भी हल करिए। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी करिए, फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तभी ये क्वेश्चन सोल्व करें। और आप सभी अगर यहाँ तक जुड़े लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, जुड़े हुए हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को लाइक करें। और आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला जो नया अध्याय आने वाला है वो कौन सा लाए तो वो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी बताइए। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर अगेन मिलते हैं अगले वीडियो में।